Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लग रहा होगा छुट्टियां समाप्त हो रही हैं। और आप सभी को ये भी ना हो कि कहीं विद्यार्थी सोचते हैं आप 5 छुट्टियां पड़ी हैं, कर लेंगे, काम कर लेंगे। ऐसे करते करते वो लास्ट दिन आ जाता है और आप लोग काम नहीं करते। फिर क्या करते हैं आप सभी? 1-2 दिन की छुट्टी और लगा लेते हैं। आप सोचते हैं कि टीचर पिटेंगे, इतना काम दिया था, काम तो किया नहीं। आप ऐसा भी ना करें, इसीलिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और आप साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। आप अपना काम अगर समय पे करते रहेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आनंद भी आएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कब छुट्टियों का काम हो गया और कितना छुट्टियों में आपने एंजॉय किया। क्योंकि जो ये वीडियो बना रहे हैं सभी टीचर्स है, मैक्सिमम 15-20 मिनट की बनती जा रही है, तो इसमें कितना समय भी नहीं लगता अगर आप अपने टाइम टेबल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनको देखें। अब क्लास +1 का जो चैप्टर चला हुआ है राइटिंग कंसल्टेशन, जो हमारा टॉपिक है आगे, हमने कल पढ़ा था कि जो आदर्श फ्रीडम है उसके बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर हमने सोमनाथ लाहिरी जी की पिक्चर भी देखी थी, उन्होंने अपने क्या व्यू दिए उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे कि पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक अच्छी सी पिक्चर लगी हुई है एक बच्चे की, आप देख रहे हैं। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, राइट्स है, मैंने आपको बताया था कि इसका अर्थ होता है कि शोषण होना। जैसे कि हम क्या करते हैं, कई बार फैक्ट्रीज कारखानों के अंदर हम 14 ईयर से कम बच्चों को जो ऊपर लगा लेते हैं, दिहाड़ी पर लगा लेते हैं, वो क्या है, वो एक्सप्लोटेशन हो रहा है उनका। क्या हो रहा है? एक्सप्लोटेशन हो रहा था, तो उनका शोषण हो रहा है। उनका शोषण होने के कारण और उनका जो ये पीरियड है उनका ये पढ़ने का है, लेकिन वो समझ मजदूरी करते हैं, ये क्या है? एक्सप्लोटेशन है। ऐसे ही रिलेटेड हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इन आवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड द डिप्रेव्ड। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं। दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लोटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार और बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। वन सच form of exploitation in our country has been begar and forced labor without the payment। इस प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता है। Another is closely related from exploitation, buying and the selling human beings and using them as slaves। उसने क्या कहा कि जिस ऐसे शोषण भी हो रहा है, लोगों को एक स्लेव्स, दास के रूप में खरीदा और बेचा भी जाता है। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। फोर्स्ड लेबर वॉज इम्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स। वाज फोर्स्ड, वो कहते हैं पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी भी करवाते थे। उसने क्या कहा कि फोर्स्ड लेबर वाज इम्पोज्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स एंड अदर वेल्दी पर्सन इन द पास्ट। कहते हैं कि फोर्स्ड लेबर वाज इम्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं? जिसके पास जो भूमि के मालिक होते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं? वेल्दी पर्सन होते हैं। इन द पास्ट में भी क्या करते थे? धनी लोग थे, वो बंधुआ मजदूरी करवाते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। सम फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर स्टिल कंटिन्यू द कंट्री, स्पेशली इन ब्रिक किलन वर्क। और वो क्या करते थे? देश में अभी भी खास तौर से हम भट्ठे देखते हैं, छोटे भट्ठे होते हैं ना ईंटों के, उन पर काम करने में बंधुआ मजदूरी ही करवाई जाती है। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे आज के समय में भी देखने को मिलते हैं।
इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड ए क्राइम एंड इट इज पनिशेबल, और वह कानूनी और दंडनीय है। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, नेम द फंडामेंटल राइट्स हुज ए वायलेशन इज ए डेपिशेटेड इन दिस फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आप किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन उल्लंघन दिखाई देता है। कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। ये आपको पहले ही बताया है। विद चाइल्ड लेबर बीइंग ए मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन becoming a fundamental right for a children, this right against exploitation has become more meaningful। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को भी अर्थपूर्ण बनाया गया है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो क्या है? According to our constitution, everyone enjoy the right to follow the religion of his of her choice। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का भी अधिकार है। This freedom is considered as a hallmark of a democracy। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का भी प्रतीक माना जाता है। Historically, there were rulers and empires in different parts of the world who did not allow residents of their country to enjoy the right to freedom of religion। इतिहास भी कहता है कि दुनिया के अनेक देशों के शासक और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया था। Persons following a religion different from the ruler were either persecuted or the forced to convert to the official religion of the rulers। शासकों से अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार दिया जाता था या उन्हें विवश किया जाता था। किस लिए? इसलिए विवश किया जाता था कि वे शासकों द्वारा जो धर्म मान्य किए गए उनको स्वीकार करें। Therefore, democracy has always incorporated the freedom to follow the religion of one's choice as one of its basic principle। अब अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में भी स्वीकार किया गया है। आगे आता है, आपका टॉपिक है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप का अर्थ क्या है? वर्शिप तो पता ही आपको, प्रार्थना। फेथ का अर्थ होता है किसी विश्वास करना, आस्था करना। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता क्या है? In India, everyone is free to a choose a religion and the practice that the religion। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का भी अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कंसेंसेज। वो क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित होती है। दिस मीन्स, इसका अर्थ है that a person may choose any religion or may choose not to be follow any religion। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है और वह निर्णय भी ले सकता है और उसको मन चाहे वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू profess, follow and the propagate and the religion। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के आबाद के रूप में मानने और उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का भी समान इक्वल राइट होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ए सब्जेक्ट टू सर्टेन ए लिमिटेशंस। उसने क्या कहा कि लिमिटेशन जो, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी होगा। धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ लिमिटेशन भी होगी। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर मोरटली एंड हेल्थी। लोक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के आधार पर भी
सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। दिस मीन दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इवल्स। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द पास्ट द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स बैनिंग प्रैक्टिस लाइक सती बिगमे और द ह्यूमन सेक्रीफाइस। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर भी प्रतिबंध के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। Such a restriction cannot be opposed in the name of interference in right to freedom of religion। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। The limitation on the right freedom of religion always produce tension between the followers of a various religion and the government। वो कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से भिन्न भिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण की स्थिति पैदा हो सकती है। When the government seeks to restrict some activities of any religious group, people of that religion feel that this is interference in their religion। जब भी किसी, वो कहते हैं कि when the government seeks the restriction, जब भी किसी धार्मिक समुदाय को कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है, तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बिकम्स ए मैटर ऑफ ए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फॉर येट अनदर ए रीजन। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड द राइट्स टू प्रोपगेट वन रिलीजियन। संविधान ने सभी को धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दी है। दिस इंक्लूड परस्यूडिंग ए पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मानने का भी अधिकार शामिल है। हाउएवर, लेकिन सम पीपल रिसेंट कन्वर्सन ऑन द ग्राउंड दैट दीज आर बेस्ड ऑन ए इंटीमेशन और द इंड्यूसमेंट। कहते हैं कि लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध भी करते हैं और उनका मानना है कि धर्मांतरण व्यय और लालच के आधार पर कराए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ ए फोर्सिबल कन्वर्सेशंस। संविधान में भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, संविधान इस बात को अलाउ नहीं करता कि आप किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएं। इट ओनली गिव अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन about our religion and thus attract others to it। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकते हैं। आगे हैं इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन का अर्थ क्या है कि सभी धर्मों की समानता। Being a country which is home to several religion, it is necessary that the government must extend that equal treatment to different religion। भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह भी जरूरी है कि सरकार भिन्न भिन्न धर्मों के साथ समानता का भी बर्ताव करे और कहते हैं नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, क्योंकि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। वी डोंट हैव टू बिलोंग टू एनी पार्टिकुलर रिलीजन इन ऑर्डर टू बी ए प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट और ए जज और एनी अदर पब्लिक ऑफिशियल। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और अन्य किसी भी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना भी जरूरी नहीं है। We have also seen that under the right to equality
there is a guarantee that the government will not discriminate on the basis of the religion in giving in employment। समानता का अधिकार के अंतर्गत हमने यह भी देखा है कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। द इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट विल नॉट ए रीच any religion or a give a religious education not nor will they favor persons and the religions। राज्य द्वारा जितनी भी संचालित शैक्षणिक संस्थाएं हैं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, न कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न ही उससे प्रवेश के लिए कोई धर्म के नाम पर वरीयता दी जाएगी। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ द सस्टेन एंड द न्यूटर द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन पर और भी अधिक बल दिया जाएगा। आपने अब देखा, ये आपने बहुत कुछ पढ़ा इसमें। इससे आगे पढ़ते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। When we talk of the Indian society, the image of diversity comes before our minds। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी विविधता की छवि आती है, क्योंकि इंडिया इज नॉट ए मेड अप ऑफ ए मोनोलिथिक सोसाइटी। क्योंकि भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है। वी आर ए सोसाइटी दैट हैज़ वॉस्ट डाइवर्सिटी, क्योंकि उसमें बहुत सारी विविधताएँ हैं। In such a society that is a full of diversity, there would be social sections which are small in numbers compared to some other groups। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और बड़े भी हैं। If a group is a minority, will it have to adopt the culture of a majority? क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? Our constitution believe that diversity is our strength। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। Therefore, one of the fundamental rights is the right of the minorities to maintain their culture। अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का भी अधिकार एक मौलिक अधिकार है। This minority status is not depends only upon a religion। उसने क्या कहा कि अल्पसंख्यक वह कहते किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। minorities are group that have common language or religion and in a particular part of the country or in the country as a whole they are outnumbered by some other social section। कहते हैं अल्पसंख्यक वह समूह है जिनको अपनी एक ही भाषा होती है, उनका एक ही धर्म होता है, देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर किसी अन्य से वो बड़ा ही छोटा समूह होता है। Such communities have a culture, language and a script of their own and have the right to conserve and develop these। ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उनको विकसित करने का भी अधिकार है। All the minorities religious in a linguistic can set up their own educational institutions। भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। By doing so, ऐसा करके then can preserve and develop their own culture। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित भी कर सकते हैं। The government will not, while granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the basis that it is under the management of a minority community। शिक्षण संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने के मामले में भी सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किस अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है।
हमने ऊपर एक पिक्चर देखी है, इस पिक्चर को एक बार रीड करते हैं। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर आपकी, ये कौन है? ये हैं सरदार हुकम सिंह। क्या है? सरदार हुकम सिंह। क्या कहते हैं, देखते हैं इनके क्या विचार हैं सरदार हुकम सिंह जी के। कहते हैं ए हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ए कास्ट ऑफ द मेजोरिटी टू सी दैट इन फैक्ट द माइनॉरिटीज फील सिक्योर। कहते हैं कि बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व यह है कि देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित अपने आप में महसूस करें। द ओनली सेफ्टी फॉर द माइनॉरिटी लाई इन ए सेक्युलर स्टेट। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही, अर्थात जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता होगी वहाँ पर ही वो लोग सुरक्षित रहेंगे। It pay them to be nationalist. The majority community should not boast of their national outlook. और उसने क्या कहा? बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाएं, उनकी एस्पिरेशन को भी समझना होगा। All demands are for safeguard are the products of those fears. The minorities have in their minds as regards their language, their script and also about the service. सुरक्षा की सभी मांगें उसी आशंका पर आधारित होनी चाहिए जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर संबंध में भी हैं। अब आगे आते हैं राइट टू कंसल्टेशनल रिमाइंड्स। राइट टू कंसल्टेशनल रिमाइंड्स का अर्थ क्या है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो क्या है? वन वुड एग्री दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ए वेरी इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी ही आकर्षक है। बट merely rating down a list of rights is not enough. लेकिन अधिकारों को विस्तृत सूची देना काफ़ी नहीं है। There has to be a way through which they could be relied in practice and defended against any attack of these rights. कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उनका उल्लंघन होने पर उनके अधिकारों की रक्षा भी की जा सके। राइट टू कंसल्टेशन रिमाइंड्स इज द मीन्स थ्रू विच दिस इज टू बी अचीव्ड। उसने क्या कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। Dr. Ambedkar considered the rights to constitutional rights as a heart and the soul of the constitution. डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसको भी अंडरलाइन कर ले, कई बार क्वेश्चन ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अधिकार को क्या कहा है? हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको संविधान का हृदय और आत्मा का नाम दिया गया है। It is so because this right give a citizen the right to approach a high court of the Supreme Court to get any of the fundamental rights restored in case of their violation. इसके अंतर्गत हर नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर भी सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। The Supreme Court and the High Court can issue order, give a directive to the government for the enforcement of rights. सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश भी दे सकते हैं। The courts can issue a very special order known as the writs. न्यायालय में कई प्रकार के विशेष आदेश जारी किए हैं जिन्हें प्रादेश या रीट कहते हैं। सबसे पहला है हेबेज कॉर्पस। हेबेज कॉर्पस का अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहता है? ए रीट ऑफ ए हेबेज कॉर्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देती है।
It can also order set free and arrest person if the manner of the grounds of arrest are not lawful or satisfactory. यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। Mandamus क्या है? This writ is a issue when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby infringing or the right of an individual। इसमें बताता है कि जो मैंडोमस है क्या होता है, इसका अर्थ होता है परमादेश। परमादेश क्या होता है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनों और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, तो इससे किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। प्रोविजन का तो पता है आपको, निषेध आदेश। दिस रीट इज इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन ए लोअर कोर्ट हैड कंसीडर्ड एज ए केस गोइंग अगेंस्ट इट्स जुरिडिक्शन का अर्थ क्या है पता होगा आपको? अधिकार क्षेत्र। उसने क्या कहा? प्रोविजन क्या है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उस ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए एक आदेश जारी करती है, जिसको प्रोविजन कहते हैं। वारंटो क्या है? वारंटो का अर्थ क्या है? क्यों वारंटो? अधिकार की जो परीक्षा है। इफ द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन इज ए होल्डिंग ऑफिस what is not entitled to hold that office, it issue that the writ of a quo warranto and restricts that person from acting as an office holder। कहते हैं जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय ये अधिकार जो वारंटो है अधिकार परीक्षादेश देकर के द्वारा उसे उस पद से कार्य करने से भी रोक सकता है। सैरिटोरी क्या है? सैरिटोरी का अर्थ होता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण क्या होता है? अंडर दिस रीट, इसके रीट के अनुसार द कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और ए कोर्ट। जब कोई निचली अदालत सरकारी अधिकारी को बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष क्या कर सकती है? विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकार को भी भेज सकती है। ए पार्ट फ्रॉम द जुडिशरी मैनी अदर mechanism have been created in a later years for the protection of the rights। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है। उसने क्या कहा? यू हैव हियर्ड अबाउट द नेशनल कमीशन ऑन ए माइनॉरिटीज, द नेशनल कमीशन ऑन ए वुमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, एटसेट्रा। उसने क्या कहा? आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक योग, महिला योग, अनुसूचित जाति योग आदि के बारे में भी सुना होगा। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज और द दलित। जो ये संस्थाएं हैं क्रम से अल्पसंख्यक, महिला और दलितों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। बिसाइड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज आल्सो बीन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड अदर काइंड्स ऑफ राइट्स। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आपका जो ये पार्ट है लास्ट वीडियो में समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे अगेन।